तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग लगभग आधी आपकी बुक खत्म करने वाले हैं। आपका जो अध्याय 1 है, इस एक अध्याय से लेकर अध्याय 6 तक जो हमारी बुक है, इसके सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हैं। क्या है बच्चों? रिएक्शन। उनको भी आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना, हर एक चीज को समझते हुए चलना है। इस लेक्चर में हम वो 5, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो 1 से 2 नंबर में आते हैं। उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है और उसको अपने दिमाग में एनालिसिस करना है। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। ठीक है, फिर आपको बताना है इसके प्रमुख लक्षण बताना है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तथा इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, और इसके कुछ उपयोग भी बताइए। आप इसका उपयोग कहां पर करेंगे, तो पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर बच्चों एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 या फिर 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा। ठीक है, तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी, सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप भी हेडिंग लगा लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव कहें या फिर हम कहें अपचयन विभव, अपचयन करने की क्षमता को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि हमारे पास इमेजिन करिए, जब हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं थी, ठीक है, उस समय क्या था, हमारे पास बहुत सारी धातुएं थी, अधातुएं थी। अब उनको व्यवस्थित करने का हमारे पास एक टारगेट था, एक चैलेंज था। फिर उन्होंने, वैज्ञानिक ने क्या किया, उन धातुओं और अधातुओं को लिया और उनको क्या किया, मानक इलेक्ट्रोड विभव को, जो उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव था जिसका सबसे ज्यादा था, उसको ऊपर, फिर उसके नीचे 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 ऐसे रखा गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ठीक है, और जब बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तब देखा गया कि एक श्रेणी बन गई, और जो श्रेणी बन गई उसी श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाने लगा। ठीक है, समझ में आया? जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम अपचयन विभव भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जब धातुओं और अधातुओं को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? अच्छे से समझ लीजिए यार एक क्वेश्चन को। फिर बात आती है सर, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इसके लक्षण क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके लक्षण के बारे में। तो बच्चों हमारी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, तो अगर इसके हम कुछ महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में बात करें, इसके लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में बात करें, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनाई गई उसमें आधारभूत अगर कोई है तो वो हाइड्रोजन है। क्या है? श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर अगर आप जाते हैं, ऊपर से आप नीचे की जब ओर आएंगे, जाने पर या ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की अपचयन क्षमता या मानक इलेक्ट्रोड विभव, नहीं अपचयन क्षमता, यहाँ पर ठीक है, अपचयन विभव नहीं, अपचयन क्षमता घटती है। जो अपचयन करने की क्षमता या अपचयन विभव जो है वो घटता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी घटता है। ठीक है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है, अपचयन करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व, जो भी हमारा हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो भी तत्व आते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी तत्व हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से क्रिया कर लेंगे, सॉरी
अम्ल जो होंगे, एसिड्स होते हैं, उनके साथ क्रिया कर लेंगे और उनके साथ क्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस है उसे मुक्त करते हैं, मतलब निकाल देते हैं, H2 के रूप में निकाल देते हैं, ठीक है। जबकि नीचे वाले तत्व, जबकि जो भी हाइड्रोजन के नीचे के तत्व हैं, वे तत्व क्या होते हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो होते हैं उसे मुक्त नहीं करते हैं, यानी कि निकालते नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या वाष्प के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर के जो भी तत्व हैं वो जल या फिर वाष्प के साथ क्रिया कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे और आपको H2 गैस मुक्त कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला बच्चों है कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी कि अगर कोई श्रेणी है उसमें कोई तत्व ऊपर है और अगर वो एक तत्व नीचे है, नीचे वाले तत्व का विलयन बना हुआ है, तो वो क्या करेगी, जो ऊपर है वो उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देगी और स्वयं उस विलयन में पहुंच जाएगी। समझ में आया? अच्छा, अगला देखिए, अब बात आती है इसके उपयोग की। इसके यूजेस कहां पर है, हमसे दो महत्वपूर्ण उपयोग पूछे गए। तो देखिए, किसी सेल के मानक वैद्युत विभव, वैद्युत वाहक बल निर्धारण करने में, कोई अगर सेल है उसका अगर मानक वैद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कुछ इसका दूसरा उपयोग क्या होता है। इसका बच्चों दूसरा उपयोग अगर धातु और अधातु जो है, इनकी धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होते हैं, उनकी अगर क्रियाशीलता की हमें तुलना करनी होती है तब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का हम प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन है कि आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि आणविकता और कोटि जो होती है बच्चों, कोटि छोटी की लगेगी, ठीक है। कोटि में क्या अंतर होता है, आणविकता और कोटि में अगर हमसे अंतर पूछा जाए, और ये अंतर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। अब विद्युत जो आपका रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर है उसी चैप्टर का टॉपिक है, यानी कि आणविकता और कोटि क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले अगर 2 से 3 अंतर आपको लिखना होता है, अगर पूछे जाते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, अगर 1 नंबर में पूछा जाता तो कोई एक अंतर ही आप लिख देना, और अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाता तो 2 से 3 आपको अंतर लिख देने, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। जो भी आणविकता की जो अभिक्रिया जो होती है उसकी आणविकता होगी वो एक कंप्लीट नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो भिन्नात्मक हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक है। फिर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि शून्य आणविकता की अभिक्रिया है, लेकिन आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया ये सुना होगा। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, शून्य हो सकती है, चीज आपको याद रखना, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि दोनों समान हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें अभिक्रिया की आणविकता भी 2 आ रही है और अभिक्रिया की कोटि भी 2 आ रही है, ये तो समान हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता भी समान हो सकती है, तो आपको दोनों में एक ही जैसे लिखना है, तो आप चाहे जिसमें लिख दें चाहे जो, ठीक है। अब इसमें आणविकता में हमने लिखा तो लिख दिया, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि दोनों समान हो सकते हैं। जब हमने कोटि में लिखा तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों समान हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन है सैटजेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि सैटजेफ का नियम क्या है, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं सैटजेफ के रूल्स पर, सैटजेफ का जो नियम है उसके बारे में, तो बच्चों आपको पता है सैटजेफ का नियम क्या कहता है। अगर हमसे पूछे सैटजेफ का नियम क्या है तो हम लिखेंगे सैटजेफ के नियम इस प्रकार है, यानी कि सैटजेफ का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है, जब कोई हैलोएल्केन दो विभिन्न रीतियों से दो अलग अलग रीतियों से हाइड्रोजनीकरण, देखिए हाइड्रोजनीकरण आपको कहीं मिल लिखा हुआ तो आपको पढ़ना सही से, हाइड्रो हैलोजनीकरण लिखा है। अभिक्रिया द्वारा 2 भिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम है। अभिक्रिया हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया जो होती है उसके द्वारा विभिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम है। 2 भिन्न एल्कीन जो होंगे उनका निर्माण करने में हमारा सैटजेफ का नियम सक्षम है। तो सबसे अधिक विस्थापित एल्कीन ही
मुख्य उत्पाद होगी। जो एल्कीन सबसे ज्यादा विस्थापित होगी उस वो क्या होगी, मुख्य उत्पाद होगी। ठीक है, अर्थात जिस एल्कीन में द्विआवंत कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी वह एल्किल प्रमुख उत्पाद होगी, या फिर द्विआवंत कार्बन परमाणु में जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी वही मुख्य उत्पाद होगी। ठीक है, मान लिया सर। अब हम बात कर लेते हैं इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। तो बच्चों ये हमारा है कोई एक एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसका नाम पता होना चाहिए इन दोनों का। अब मान लीजिए हमने क्या लिया, इसका आप नंबरिंग दस से क्या करें, 1 2 3 4, 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। ठीक है, क्लोरो कितने पर लगा है, 2 पर। हम इसका नाम लिखेंगे 2 Cl लगा, इसका मतलब क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 3 है, 4 है, जुड़े सारे कितने हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो ब्यूट एन, ब्यूट प्लस एन। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ब्यूटेन। इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब हमें कहता है, हमारा जो नियम कहता है इसमें क्या करता है, 2 भिन्न एल्कीनों का निर्माण करता है। जब हमने अल्कोहलिक केओएच के साथ जब इसकी क्रिया कराई तो 2 भिन्न एल्कीन बन गए। अब देखिए इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें द्विआवंत ज्यादा है। ठीक है, इसमें हमारा कम है, देखिए क्योंकि एक के पास लगा है, बाहर एक ही है। इसमें जो मिथिल समूह या जो हमारे समूह लगे हैं ये वाले, देखिए एल्किल समूह, इनकी संख्या अधिक है। इसमें एल्किल संख्या समूह की अधिक है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर 1 ही है, इधर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एक बात तो साफ है, इसका मुख्य उत्पाद ये है। क्या है, मुख्य उत्पाद है। ठीक है, जो बच्चों मुख्य उत्पाद है इसका नाम क्या होगा, आप इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4, और चाहे इधर से करिए 1 2 3, तब भी 2 नंबर पर आएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 पर आ रहा। अब आप पहले इसका नाम लिखिए, क्या नाम है, ब्यूट। ठीक, ब्यूट हो गया। अब देखिए 2 नंबर पर कौन सा आ रहा है, ब्यूट 2 इन, यानी कि डबल बॉन्ड आ रहा है, एन इन आइन। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ये क्या है, ये मुख्य उत्पाद हो गया। और जो मुख्य उत्पाद होता है वो बच्चों कितना % होता है, इसमें 80% होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्य उत्पाद कितना हो गया, 80%, इसका नाम ब्यूटेन 2 इन। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 और 4, इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाए, क्योंकि 1 नंबर पर इन लगा, ब्यूट 1 इन। अब ये क्या होगा, मुख्य उत्पाद तो है नहीं, इसको हम गौड़ उत्पाद कह सकते हैं, यानी कि दूसरा उत्पाद कह सकते हैं। अब देखिए 80% तो यहां पर हो गया, अब बचा कितना, 20%, और ये हमारा 20% हो गया। इसका नाम लिख लीजिए, ए अधिक प्रतिस्थापित है और ए कम प्रतिस्थापित एल्कीन है, ए अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है। आप इसका नाम लिख लीजिए। अब इसमें हमने जो कुछ भी किया है वो हमने नीचे परिभाषा के रूप में दर्शा दिया गया है। उदाहरण के लिए, जब 2 क्लोरोब्यूटेन को एल्कोहलिक केओएच विलयन के साथ गर्म किया जाता है, एल्कोहलिक विलयन केओएच के साथ गर्म किया जाता है, तो ब्यूट 2 इन 80%, ब्यूट 2 इन कितना है, 80%, तथा ब्यूट 1 इन जो है वो 20% का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, मान लिया। इसका यह कारण है कि ब्यूट 1 इन, इसमें द्विआवंत कार्बन परमाणु 2 भिन्न मिथिल जुड़े हैं, 2 विभिन्न मिथिल जुड़े हैं। ठीक है, से जुड़े हैं, समूह से जुड़े हैं। ब्यूट 1 इन द्विआवंत कार्बन परमाणु केवल एक मिथिल समूह से जुड़ा हुआ है, कितने, केवल एक मिथिल समूह से जुड़ा है, वो आपको CH2 दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, फिर क्या होता जुड़ा है, केवल एक से जुड़ा है की तुलना में, इसीलिए किसकी, ब्यूट 1 इन जो है, ब्यूट 2 इन की तुलना में, ब्यूट 2 इन जो है ब्यूट 1 इन की तुलना में अधिक प्रतिस्थापित है। इस परिभाषा को आप लिखना चाहें लिख लें, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाया और वही चीज को यहाँ पर लिख दिया। आप चाहें इसको लिख सकते हैं, अगर आप पूरा लिखते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, अन्यथा आप अगर यहाँ तक एग्जाम्पल लिखकर परिभाषा लिख देते हैं तब भी आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कोलराउस का नियम, यानी कि कोलराउस का नियम क्या है, इसके नियम को समझाइए। कोलराउस के नियम को समझाइए तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी लिखिए, यानी कोलराउस के नियम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कोलराउस का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार आप हेडिंग लगा देंगे, चाहे नीले पेन से लिखकर अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब पढ़िए कोलराउस का नियम कहता क्या है। किसी विद्युत अपघट्ट की, कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उस अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है।
यानी कि किसी विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत तन्यता पर जो चालकता होगी उसमें जो धनायन और ऋणायन होंगे उनकी जो मोलर चालकता होगी उसके बराबर होगी। मोलर चालकता धनायन और ऋणायन जो चालकता है उनके योग के बराबर होगी। यदि प्रत्येक चालक पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा। अब आपको उदाहरण याद रख लेना है और आप चाहें अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा हो कि इसके प्रति यदि प्रत्येक पद को तो आप यहां से हटा दीजिए, यहां तक ही रखिए कि बराबर होती है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उदाहरण के लिए लैम्डा इनफाइनाइट n हो गया, ठीक है, आपको इसको बना लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरी रिएक्शन H पॉजिटिव था वो HCl था, उसको H पॉजिटिव अनंत तन्यता और Cl नेगेटिव अनंत तन्यता पर हमने निकाल ली इसकी मोलर चालकता है। इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को आपको कॉपी पर लिखकर जरूर आना है। अगला बच्चों है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसके नियम का हम उपयोग यानी कि कहां कहां करते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कोलराउस का नियम का जो मुख्य उपयोग है वो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना ही होता है। अनंत तन्यता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना कोलराउस के नियम का एक उपयोग है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना करना ये भी कोलराउस के नियम का एक उदाहरण है, एक उपयोग है। इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि बच्चों कभी कभी कोलराउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रतिलोम परासरण जो होता है इससे आप क्या समझते हैं, एक क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें प्रतिलोम परासरण या फिर इसी को हम प्रतिपरासरण भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रतिपरासरण या फिर प्रतिलोम परासरण क्या होता है, तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ये एक विधि होती है जिसमें क्या होता है लवड़ी यानी कि समुद्री जल को शुद्ध करके पीने योग्य जल बनाया जाता है। इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यदि विलयन पर उनके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, यानी कि हमारे पास कोई विलयन है उस पर एक परासरण दाब लग रहा होगा, उस परासरण जो दाब लग रहा है उस दाब से भी अगर हम उस विलयन पर अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो अर्धपारगम्य झिल्ली होगी उसके माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इसी प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री एवं कठोर जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारा समुद्री या फिर कठोर जल होता है उसको शुद्ध करने में किया जाता है। इसका आपको ये चित्र याद रखना है और आपको बना भी लेना है और इस चित्र में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी हमने लिख कर रखा है। बच्चों इसमें क्या होता है, परासरण जो दाब लग रहा होता है उससे अधिक दाब हमें लगाना पड़ता है, बाहरी दाब जो हम लगाते हैं, ठीक है। इसमें एक पिस्टन होता है, दाब हमें यहाँ पर लगाना होता है। इधर हमारा अवलवड़ीय जल बड़ा है, ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है और इधर हमारा शुद्ध जल बनके निकल जाता है। अब देखिए इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, ये किसकी बनी है, वो सारी चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसके लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है, यानी कि इसमें जो हम दाब लगाते हैं इसके लिए जो आवश्यक दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें ग्लूकोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एसीटेट की जो झिल्लियां बनी होती हैं, सेलुलोज बच्चों सेलुलोज लिखा है, ग्लूकोज नहीं सेलुलोज एसीटेट की बनी जो झिल्लियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ये झिल्लियां जल के लिए पारगम्य होती हैं परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियां एवं आयनों के लिए अपारगम्य होती हैं, यानी कि जल तो इनसे पार करके निकल जाएगा लेकिन जो समुद्री जल में अलवड़ी जल हैं उनमें जो अशुद्धियां यानी कि जो आयन हैं वो नहीं निकल पाएंगे। आजकल बहुत सारे देश अपने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवड़ीकरण संयंत्रों के इस प्रकार के जो झिल्लियां होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो ये था प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमा भी लिखिए या फिर राउल्ट का नियम लिखिए, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन जो नियम है वो क्या है। तो राउल्ट का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, कोई भी विलयन है उसके वाष्प दाब का जो आपेक्षित अवनमन होगा वो विलेय प्रवाह जो विलेय पदार्थ होगा उसके मोल प्रभाव
प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि विलेय पदार्थ का जो मोल प्रभाज होगा, जो भी विलेय का मोल प्रभाज होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये सूत्र याद रखना है, P माइनस पी एस अपॉन पी, N1 माइनस N1 प्लस N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 का है विलेय का, जो विलेय है उसके ग्राम अणुओं की संख्या है, इधर विलेय प्लस विलायक दोनों की है, यानी कि विलयन की है। ठीक है, देखिए बच्चों, जहां पर P विलायक का जो परासरण दाब है वो बाष्प दाब है विलायक का, और PS है विलयन का बाष्प दाब, यानी कि विलयन का बाष्प दाब PS है और जो P है वो हमारा विलायक का बाष्प दाब है। ठीक है, और N1 है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और N2 है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। और आपको पता है जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो हमारा विलयन बनता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है जो राउल्ट का नियम है, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो बच्चों राउल्ट का नियम जो होता है वो तन विलयनों पर लागू होता है। आपको याद रखना है राउल्ट का नियम जो होता है तन विलयनों पर तो लागू होता है, परंतु राउल्ट का नियम जो होता है उसके जो सांद्र विलयन होता है उस विलयन के लिए प्रदर्शित नहीं होता है, यानी कि विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह नियम केवल अबाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। जो हमारा राउल्ट का नियम है ये केवल अबाष्पशील पदार्थ जो होंगे उनके विलयनों पर ही लागू होता है। और दूसरी बात, वैद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन है कि मोलरता तथा मोल अंश पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि मोलरता क्या होती है और मोल अंश क्या होता है, इस पर हमें टिप्पणी करना है। तो बच्चों बात करें अगर मोलरता की यानी कि मोलरिटी की, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई 1 लीटर विलयन है उसमें घुले हुए विलेय जो हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, या मोलरता या फिर कैपिटल M इक्वल टू क्या हो सकता है, विलेय के मोल प्लस विलयन का आयतन लीटर में। आपको सबसे पहले विलेय के मोल निकालना है, फिर आपको विलयन का आयतन लीटर में निकालना है और विलेय के मोलों से उसको भाग दे देना है, और जो भाग आएगा वही हमारी मोलरता कहलाएगी। बच्चों मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को ही मोल अंश कहते हैं और मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के या अवयव के मोलों की संख्या, हमारे पास कोई एक घटक है या फिर कोई एक अवयव है उसके मोलों की संख्या तथा विलयन विलेय और विलायक यानी कि विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहलाता है। इसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें विलेय के मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश निकालने हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NV। Na क्या है, विलायक का जो विलेय है इसका है, और NV विलायक है, और विलेय और विलायक मिल जाएगा तो विलयन बन जाएगा। ऊपर हमारा जिसके निकालने उसको में ऊपर रखना पड़ता है। अगला बच्चों है परासरण दाब क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए दाब से मतलब है लगाने वाला। तो बच्चों जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है, तो परासरण की अगर हमें कोई क्रिया रोकनी है और उसके लिए अगर कोई दाब प्रयुक्त हम करते हैं, उस दाब जो लगाया जाएगा परासरण क्रिया को रोकने के लिए, उस दाब को ही बच्चों हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, यानी कि विशिष्ट चालकता होती क्या है और इसका मात्रक क्या होता है। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा यानी कि कई बार पूछा गया है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। अगर कोई चालक है उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को, और व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, को यानी कि 1/, प्रतिरोध को हम उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ, या फिर आप इसे P भी पढ़ सकते हो, आप जो पढ़ना चाहें। बस आपको ये चीज याद रखना है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रम, जो विशिष्ट किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है उसी के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चीज आपको याद रखना है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या ओम सेंटीमीटर इनवर्स भी हम कह
सकते हैं। तो ये थे बच्चों टॉप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़कर आना है, पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन होता है पूछ लीजिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।